नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मानसून से पहले उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में 13 जनपदों के 66 स्थानों पर राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल ये की गई है, जिसमें भूस्खलन, बादल फटने और सड़क अवरुद्ध होने जैसी आपदा स्थितियों में राहत और बचाव तैयारियों का परीक्षण किया गया है। एनडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना और साथ ही विभिन्न विभागों ने संयुक्त रूप में इसमें भाग लिया है। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों से तैयारियों की समीक्षा कर 24/7 अलर्ट, त्वरित कार्रवाई और साथ ही बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ में महत्वाकांक्षी वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा मीटिंग हुई है और यह मीटिंग जिलाधिकारी आशीष भटगाई की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। इस दौरान सड़क, पेयजल जैसी, शिक्षा जैसे विकास कार्यों के लिए तैयार किए गए प्रस्ताव पर चर्चा हुई है, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य सीमांत गांव को विकास की मुख्य धारा से जोड़ते हुए वहां के निवासियों के जीवन स्तर में गुणवत्ता सुधार लाना है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत प्रथम चरण में 27 ग्राम जो है वो चयनित किए गए हैं और द्वितीय चरण में जो हमारे जनपद के अंतर्गत 24 ग्राम है जिनको आइडेंटिफाई किया गया है। तो उन्हीं से रिलेटेड एक मीटिंग यहाँ पर अभी आयोजित की गई थी, जिसमें जो जो प्रोजेक्ट्स यहाँ से भेजे जाते हैं स्टेट और फिर सेंटर, यहाँ से फिर इसकी फाइनली सैंक्शनिंग होती है, तो उसके संबंध में डिस्कशन किया गया है। और लाइवलीहुड जनरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इम्प्रूवमेंट, उन सबको भी इसमें प्राथमिकता दी गई है। साथ ही साथ क्योंकि हमारा जो ये वाइब्रेंट विलेजेज हैं वो टूरिज्म आधारित, वहाँ पर जो वर्क हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं और टूरिज्म इसके माध्यम से प्रमोट हो सकता है, तो उसको भी दृष्टिगत रखते हुए ऐसे प्रोजेक्ट्स को उसमें लिया गया, उनका समावेशन किया जा रहा है जो टूरिज्म को उसमें और प्रमोट करें, उसको ग्रो करवाएं। हरिद्वार में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वन विभाग और डीएफओ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए डीएफओ कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर डीएफओ का पुतला भी फूंका और कार्यालय में प्रवेश का प्रयास भी किया है, जिसे कर्मचारी ने रोक दिया है। प्रदर्शन के दौरान पौधारोपण, अवैध खनन, वन्य जीवों की हत्या के मुद्दे भी उठाए गए हैं। वहीं डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि तथ्य मिलने पर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये टोटल भ्रष्टाचार में लिप्त है और इसके खिलाफ बार बार शिकायतें होती हैं लेकिन कार्यवाही नहीं होती। इसके खिलाफ हमने कई बार पहले लिख के भी दिया है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। कोई बाघ की हत्याएं हो गई, एक बाघिन मिल नहीं रही, गायब है, लेकिन डीएफओ की कोई जिम्मेदारी तय नहीं है। अवैध खनन रात दिन चल रहा है, डीएफओ की कोई जिम्मेदारी तय नहीं है। अवैध पेड़ कटान लगातार चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट गार्ड या रेंजर तक कार्रवाई होती है, डीएफओ की कोई जवाबदेही तय नहीं है। जो यहाँ पर हरिद्वार जिले के अंदर प्लांटेशन हुई है। और मानसून के दौरान संभावित आपदाओं से निपटने के लिए हरिद्वार प्रशासन ने हर की पैड़ी समेत 5 प्रमुख स्थानों पर मेगा मॉक ड्रिल आयोजित की है। प्रशासन, पुलिस, राजस्व और साथ ही एसडीआरएफ और अन्य विभागों ने संयुक्त रूप से राहत और बचाव कार्य का अभ्यास किया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि पिछले सालों के अनुभव के आधार पर वास्तविक जैसी परिस्थितियों में तैयारियों को परखा गया है। देखिए, आज आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से पूरे राज्य में विभिन्न जनपदों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो मानसून सीजन हमारा शुरू हो चुका है उसको देखते हुए आपदा के जो प्रभावित क्षेत्र हैं या जो हमारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर आपदा की वजह से, जल स्तर बढ़ने की वजह से कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, वहाँ पर मॉक ड्रिल आयोजन किया गया है। पूरे जनपद हरिद्वार में 5 स्थलों पर ये इसका आयोजन किया गया है और उसमें कुछ हमारे स्थल हरिद्वार तहसील के हैं और कुछ लक्सर तहसील के हैं, जहाँ पर हमने पिछले सालों में ये देखा है कि वहाँ जल स्तर बढ़ने से या फिर कुछ लैंडस्लाइड होने से या गंगा नदी में बहने से जान माल का नुकसान हुआ है। वहाँ पर उप जिलाधिकारियों के नेतृत्व में और तहसीलदार आदि जो स्टाफ है उनके साथ पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पीडब्ल्यूडी और समस्त लाइन डिपार्टमेंट्स के द्वारा ये आयोजन किया गया है। कुछ स्थलों पर हमारी मॉक ड्रिल कंप्लीट हो गई है, कुछ जगहों पर अभी भी चल रही है। ये मानसून पूर्व तैयारी के संदर्भ में जो है आज यहाँ पे मॉक ड्रिल आयोजित हुई है हरिद्वार में। और यहाँ पे हमारे 5 इंसिडेंट आई थे, हर की पैड़ी, भीमगौड़ा टनल के पास और श्यामपुर कांगड़ी और लक्सर तहसील में हमारे शिवपुरी और गंगदासपुर। और बहुत ज्यादा बारिश होने से, जलस्तर बढ़ने से जो है यहाँ पर जो है आपदा की स्थिति उत्पन्न हुई है, जिसके तहत यहाँ पे जो हमने मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और इसमें हमने अपनी तैयारियों को परखने का प्रयास किया है कि हमारी क्या तैयारी है, किस स्तर की तैयारी है यदि किसी आपदा के समय पे, ताकि हम जो है हमारी तैयारी पूर्ण रहे और राहत बचाव कार्य को जो तत्परता। जी, कल जुमे के दिन 10 मुहर्रमुल हराम है और उस दिन
नवासा रसूल सैयदुश्शुहदा यानी हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु करबला के मैदान में शहीद हुए। तो उनकी याद को बरकरार रखते हुए हमारे मुसलमान भाई कुरान करीम की तिलावत करते हैं। इसकी टेंटेटिव डेट जो है 26 है और इसमें हमारे जनपद में ऑलरेडी स्थान फिक्स है जहाँ पे ताजिए निकलता है। इसमें बहुत डिटेल में इंस्ट्रक्शन जो है रेंज गार्डन और पुलिस मुख्यालय से प्राप्त हुए हैं। इसमें ताजिए भी जाते हैं उनकी हाइट को लेके, और जहाँ हाइट ज़्यादा होता है वो बिजली विभाग से संपर्क करके उस समय बिजली का करंट बना रहे हैं। इस प्रकार की व्यवस्था है। और इसके अतिरिक्त मिश्रित आबादी जहाँ पे है वहाँ पे संबंधित 30 कमेटियों की मीटिंग आज की जा रही है। इसके अलावा जो अखाड़े इसमें इन्वॉल्व हैं, जो ताजिए लेके जाते हैं, ताजिए लेकर आते हैं। और देहरादून के खाला गांव में भारी बारिश से क्षतिग्रस्त मार्ग को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने स्थलीय निरीक्षण इसका किया है। उन्होंने अधिकारियों को सड़क सुरक्षा और दीवार के पुनर्निर्माण के एस्टीमेट को जल्द से जल्द तत्काल ये शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं। और मंत्री ने सिंचाई विभाग के पुख्ता निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और साथ ही नाले पर चेक डैम का प्रस्ताव तैयार करने के लिए भी कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इससे भविष्य में बरसाती नुकसान कम होगा, ग्रामीणों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। भारी वर्षा से ये खाला गाँव को जाने वाला मुख्य मार्ग जिसमें 30 परिवार रहते हैं वो तो क्षतिग्रस्त हो गया है। जैसे सूचना मिली हमारे जिलाधिकारी और मैं खुद यहाँ पर आए हैं और हमें निश्चित किया कि आज ही हमने 30 लाख रुपये डीएम साहब ने इसके लिए सूचित कर दिया है। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता गाँव वालों को उनका रास्ता खोलने की है। उसके बाद जो अन्य सुरक्षा के उपाय हैं, चेक डैम लगाना है, उसको किया जाएगा। पहली प्राथमिकता में हम जो है गाँव वालों का रास्ता, क्योंकि आने जाने के लिए हमारा सुगम होना चाहिए, उसको हम काम कर रहे हैं। और उसमें ऑलरेडी हम 20 लाख रुपए से पुख्ता मैं सिंचाई विभाग से भी लगवा रहा हूँ और शीघ्र ही इस मार्ग को दुरुस्त कर दिया जाएगा। जो क्षेत्रीय सभा और मसूरी में आपदा से निपटने की तैयारी का परीक्षण शुरू यह कर दिया गया। इस दौरान मसूरी एलकेडी रोड पर व्यापक मॉकड्रिल आयोजित की गई है, जिसमें यात्रियों से भरी एक मिनी बस उसमें फंस गई है और वहीं दूसरी ओर एक कार गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें हादसे में 4 लोगों में से 2 की मौत और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बिल्कुल, ये एक आपदा से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की गई थी जिसमें सारे डिपार्टमेंटों को रखा गया था। इसमें एक सिनेरियो क्रिएट किया गया था कि लंबी धार के माड़ी मोटर मार्ग पे भूस्खलन की वजह से एक बस जिसमें लगभग 15 यात्री हैं वो उसमें फंस गए हैं तथा एक छोटा वाहन जिसमें लगभग 4 यात्री सवार थे वो नीचे खाई में धक्के की वजह से नीचे गिर गया था, जिसमें चारों लोग काफी सीरियसली इंजर्ड थे। तो लगभग 9:30 बजे के आसपास की सूचना मिली थी। उसका सारी जो स्टेजिंग एरिया से टीम एक करके रवाना हुई और लगभग सारी टीमें आधे घंटे के भीतर मौके पे पहुंच गए। रेस्क्यू किया गया, लगभग 3 घंटे तक चला है रेस्क्यू करने का। मलबा साफ किया जा रहा है अभी भी, और रेस्क्यू करने के उपरांत जो है कई लोगों को सीरियस इंजरीज लगे, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। मानसून की पहली बारिश के बाद देहरादून में कई स्थानों पर जलभराव और यातायात प्रभावित होने पर उत्तराखंड कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस की प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने यह आरोप लगा दिया कि ऑल वेदर रोड और मानसून की पूर्व तैयारियों के सरकारी दावे पहली बारिश में ही फेल साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सड़कों पर जलभराव है, गड्ढों और जाम से जनता परेशान है। सरकारी जमीनी तैयारियों के बजाय केवल दावों और दिखावे तक ही सिमट कर रह गई है। बारिश में जो देहरादून का हाल हुआ है, देहरादून का हाल देख करके ही आप पहाड़ों का हाल समझ सकते हैं। और अभी आपको भी याद होगा 10 दिन पहले धामी जी ने एक बैठक की थी, जिस बैठक को का जो है उद्देश्य यही था कि मॉनसून से पहले हम ऐसी चीजें कर देंगे, जो है धरातल पर ऐसे कार्य कर देंगे जिससे मॉनसून की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। चाहे वो बात हुई थी पहाड़ों पर जो प्रसूताएं हैं उनकी भी, लेकिन जो देहरादून की हालत है और जो पहाड़ों की हालत है, किस तरीके से जो है पहाड़ दरक रहे हैं और रोड जो है गड्ढे पे चल रहे हैं या सड़क पे चल रहे हैं, ये हाल है पहाड़ों को। और यहाँ देहरादून का आईटी पार्क का तो ये हाल था, केनाल रोड का ये हाल था, जो ब्रिज आईटी पार्क और केनाल रोड को जोड़ता है वहां का ये हाल था कि नदी पे चल रहे हैं, सड़क पे चल रहे हैं, लोगों को पता नहीं था। जो सड़कें अभी कुछ चंद महीने पहले बनी है देहरादून में, जहां हर जगह गड्ढे जिसकी वजह से करने का कार्य सरकार ने किया, एक बारिश में वो सड़कें उखड़ गई, नीचे आपको कंक्रीट नजर आ रही थी। तो भ्रष्टाचार भी उजागर होता है जब मॉनसून आता है।
और प्रदेश में सौर ऊर्जा के उपयोग से सरकारी संस्थानों के बिजली खर्च में बड़ी कमी आई है। सूचना महानिदेशक बंसीधर तिवारी ने बताया कि सूचना निदेशालय में सोलर प्लांट लगने के बाद बिजली बिल करीब जो है 80,000 रुपए से घटकर लगभग ये 1,500 रुपए तक रह गया है। वहीं उन्होंने सिटी फॉरेस्ट पार्क का बिल 4 लाख रुपए से घटाकर करीब 1 लाख रुपए हो गया है। उन्होंने लोगों से सौर ऊर्जा अपनाकर ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने की अपील की है। ये दूसरा सराहनीय प्रश्न है और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है। देखिए, सूचना विभाग में भी हमने सूचना निदेशालय में जो सोलर प्लांट लगाया है तो हमारा जो बिजली का बिल 80,000 के आसपास आता था वो घट करके अब 1,500 तक आ गया है। वैसे ही सिटी फॉरेस्ट पार्क में कल जब मैं गया था वहाँ पता किया तो जो हमारा वहाँ का बिल लगभग 4 लाख रुपये आ रहा था वो अब घट करके 1 लाख रुपये पर आ गया है। तो सोलर प्लांट मैं आप लोगों के माध्यम से अपील करूँगा कि सभी लोग इसका अधिक से अधिक उपयोग करें और ऊर्जा बचाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 5 साल पूरे होने पर उत्तराखंड सरकार 4 जुलाई से प्रदेश में सेवा, सुशासन एवं समर्पण थीम पर सेवा सप्ताह ये मनाएगी और इस दौरान सरकार अपनी उपलब्धियां, जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के साथ साथ लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने के लिए विशेष कार्यक्रम भी आयोजित करेगी। और कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 5 सालों में गिनाने के लायक उपलब्धियां नहीं है। बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, अपराध के मुद्दे पर सरकार पूरी तरह से विफल रही है। देखिए, धामी जी के 4 साल 5 साल पूरे हो जाएं और मैं कहूँगी भाजपा के 9.5 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अगर मैं विकास की बात करूं तो विकास के नाम पर इनका रिपोर्ट कार्ड नील बटे सन्नाटा है। यही वजह है कि आज आपको आज भी मंचों पे खड़े होकर कांग्रेस को कोसना पड़ रहा है, बजाय अपनी सरकार की सफलताओं की, अपनी सरकार की योजनाएं गिनाने के बावजूद आप हर मंचों पे देख लीजिए सिर्फ धामी जी कांग्रेस को कोसने का कार्य करते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ धामी जी से, धामी जी, आपने अपने दृष्टि पत्र में वादा किया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा। आज कितने जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का कार्य आपने किया है? आपने वादा किया था कि जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग पुरुष हैं, उनके खातों में 5,000 रुपए देने का कार्य करेंगे। कितने बुजुर्ग लोगों के खातों में 5,000 रुपए जा रहे हैं? उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में 5 साल पूरे होने पर बीजेपी इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बता रही है। बीजेपी नेता विनोद चमोली ने कहा कि धामी ने लगातार 2 कार्यकाल ये मिलाकर 5 साल अपने कंप्लीट किए हैं और अगला चुनाव जीतकर नया रिकॉर्ड ये बनाया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि समान नागरिक संहिता, सख्त नकल विरोधी कानून, महिलाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण और साथ ही भू कानून जैसे बड़े फैसले धामी सरकार की बड़ी उपलब्धियां हैं। कांग्रेस अब तक एनडी तिवारी के कार्यकाल को स्वर्णिम बताती आई है। मैं तो वही है कि सोचते हैं कि धामी जी पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अभी तो एनडी तिवारी जी का 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। अभी तो चुनाव फरवरी में है ना, तो धामी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं तो वो भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। 5 साल के बाद भी अतिरिक्त वो मुख्यमंत्री रहे तो वो तो तिवारी जी को अवसर नहीं मिला। तो हर हाल में हम तिवारी जी का जो 5 साल लगातार मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड है वो तोड़ रहे हैं, हर दृष्टि से तोड़ रहे हैं। और उसके साथ साथ जिस तरह के काम हुए हैं प्रदेश के अंदर, अपने आप में बहुत बड़े निर्णय सरकार ने लिए हैं जो भूतो न भविष्यति, भविष्य में भी शायद बड़े निर्णय लेना मुश्किल होगा। जैसे यूसीसी का निर्णय हुआ, पूरे देश के अंदर हम पायनियर स्टेट बने, कोई सामान्य बात नहीं है। वो निर्णय एक इतिहास बन चुका है। धर्मांतरण कानून बना, वो निर्णय एक इतिहास बन चुका है। जिस तरह हमने लैंड जिहाद पर मुखर हुए हैं और 10,000 एकड़ भूमि हमने अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराई, वो एक रिकॉर्ड बन चुका है, वो इतिहास बन चुका है। इस तरह के बहुत सारे निर्णय हुए हैं जो अपने में एक रिकॉर्ड निर्णय है। हरिद्वार में आगामी कावड़ मेले की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में समीक्षा मीटिंग हुई और मीटिंग में एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर समेत सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे हैं। जिलाधिकारी ने 25 जुलाई तक सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए और 30 जुलाई से 11 अगस्त तक होने वाले मेले के लिए सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, सीसीटीवी और साथ ही बैरिकेडिंग और आपदा प्रबंधन, बिजली, पानी, स्वच्छता की तैयारियों की समीक्षा भी की है। अब कुछ सप्ताह ही बचे हैं जो श्रावण मास है उसके शुरू होने में, और इस संबंध में जो डिस्ट्रिक्ट की टीम है इसमें जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई जिसमें कि जितने भी संबंधित विभाग हैं उनको बुलाया गया था और सारे एसएचओज, सीओज और एडिशनल एसपीज और रेडियो, फायर, एलआईयू सारे ऑफिसर्स आए थे। तो उसमें ये था कि सारे सब इंस्पेक्टर्स को और थानाध्यक्षों को ये बोला गया था
कि ये अपनी तैयारी करके आएंगे कि उनके क्षेत्र में कहाँ कहाँ व्यवस्था की आवश्यकता है और कहाँ कहाँ दिक्कतें आने की संभावना है, जहाँ पे कि कांवड़ यात्रा 2026 सकुशल संपन्न हो, इसके लिए सभी डिपार्टमेंट के साथ लगातार मीटिंग्स, कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स चल रही हैं। आज पुलिस विभाग के समस्त अधिकारीगण और लाइन डिपार्टमेंट्स के अधिकारीगणों के साथ बैठक की गई है। सेक्टरवार समीक्षा भी की गई है जहाँ जहाँ पर कार्य किया जाना है। क्योंकि एनएच के कई कार्य चल रहे हैं, कुंभ मेले के कई कार्य चल रहे हैं, उसके साथ कांवड़ यात्रा को भी सकुशल संपन्न कराने के लिए भले वो पीडब्ल्यूडी हो, बिजली पानी, नगर निगम या खाद्य पूर्ति डिपार्टमेंट सभी को साथ, और साथ ही मानसून भी हमारा एंटर कर चुका है, तो इन सभी चैलेंजेस को देखते हुए कांवड़ मेला सकुशल संपन्न हो, उसके बारे में चर्चा की गई है। केदारनाथ यात्रा मार्ग के मुनकटिया क्षेत्र में पहाड़ी से अचानक से पत्थर गिरने से रास्ता अवरुद्ध हो गया है और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने एहतियातन यातायात और पैदल आवाजाही अस्थायी रूप से फिलहाल रोक दी है। और जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवाड़ ने बताया कि जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाने का काम युद्धस्तर पर चल रहा है। मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित होने के बाद यात्रा दोबारा से शुरू कर दी जाएगी। श्रद्धालुओं से प्रशासन की आधिकारिक सूचना का इंतजार करने की भी अपील की गई है। और देहरादून के कोरोनेशन हॉस्पिटल में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान के औचक निरीक्षण में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की कई गंभीर जो खामियां हैं वो सामने आई हैं। आईसीयू का एसी बंद पड़ा है, वार्डों में गंदगी है, रजिस्टर अधूरे पड़े हैं, मरीजों को फटे हुए कंबल दिए जा रहे हैं। डीएम ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए जिम्मेदारों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएमओ और साथ ही सीएमएस की संयुक्त समिति से तत्काल रिपोर्ट भी मांगी गई है। और उत्तराखंड के रामनगर निवासी मुकर्रम खान ने कम लागत में एक उपयोगी मिस्टिंग सिस्टम तैयार किया है और यह सिस्टम आसानी से उपलब्ध सामान से बनाया गया है और भीषण गर्मी में ठंडी फुहार देकर राहत भी पहुंचाता है। इसके अलावा इसका जो उपयोग है घरों, होटल्स और साथ ही गमलों में पौधे लगाने की सिंचाई के लिए भी ये किया जा सकता है। ये आसानी से मिलने वाली चीजों से बना एक मिस्टिंग सिस्टम है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर में रहने वाले मुकर्रम खान ने इसे तैयार किया है। इस सिस्टम का इस्तेमाल कई कामों के लिए किया जाता है। मुख्य रूप से इसका इस्तेमाल गर्मी से राहत पाने के लिए होता है। साथ ही ये घरों और होटलों में गमलों में लगे पौधों को पानी देने में भी उपयोगी साबित हो रहा है। ये फॉग सिस्टम है, इसमें एडाप्टर लगाते हैं हम, एडाप्टर से इसको मोटर को कनेक्ट करते हैं और मोटर से इसमें पाइप में जॉइंट लगा के ये फॉग सिस्टम नोजिलें होती हैं, 10 या 15 नोजिल चलाता है ये 1 घंटे में 10 से 15 लीटर पानी ले लेता है। इससे पानी भी नहीं वेस्ट नहीं होता और ठंडक मिलती है पानी हवा में। ये एग्रीकल्चर में, बाहर लॉन में, वहाँ आप कूलरों पे, फैन पे, इनमें तूफान में, इन चीज़ों में लगा सकते हैं। तो मैंने कहा गर्मी की निजात दिलाने के हिसाब से मैंने कहा फव्वारा ये दोनों काम करेगा। एक तो मेरे यहाँ पे होटल के रिसेप्शन के बाहर अपना जंगले में मेरे फुलवारी मैंने लगाई है, तो उसमें फुलवारी के साथ जो फव्वारा अपना पेड़ों को भी मेरा सिंचाई के रूप में काम कर रहा है। दूसरा ठंडक के रूप में भी अंदर जब रिसेप्शन में जब हवा चलती है तो वही फव्वारे का जो झरना जैसा आता है वो भी ठंडक का काम कर रहा है इसमें वर्तमान में। इस मिस्टिंग सिस्टम की कीमत सिर्फ 3000 रुपए है और इसे चलाने के लिए बस 1 बाल्टी पानी की जरूरत होती है, जिससे 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मुकर्रम का कहना है कि कम लागत में तैयार किया गया उनका ये मिस्टिंग सिस्टम लोगों को काफी पसंद आ रहा है और रामनगर के हर कोने से इसके लिए उन्हें ऑर्डर मिल रहे हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जारी है। हालांकि मानसून की शुरुआत के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में हल्की कमी देखने को मिली है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने श्रद्धालुओं से जल्दबाजी से बचने और बीच बचाव में विश्राम करने, साथ ही ऊंचाई वाले वातावरण के अनुरूप शरीर को ढालने की सलाह दी है। अब तक चारधाम और हेमकुंड साहिब में लगभग 41,93,000 से अधिक जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन कर चुके हैं, जबकि 53,72,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु ऑनलाइन पंजीकरण अपना करवा चुके हैं। मंत्री ने यात्रा को सफल बनाने में जुटे अधिकारियों और कर्मचारियों की जमकर तारीफ की है। साथ ही श्रद्धालुओं से सुरक्षित और संयमित यात्रा करने की भी अपील की है ना हो और लोग वहां जाकर के दर्शन प्राप्त करके पुण्य के भागी बने। सबसे मेरा आग्रह ये होगा कि जो 60 से ऊपर के जो उम्र वाले हैं वो थोड़ा सा ब्रेक देते हुए, क्लाइमेटाइजेशन करते हुए जाएंगे, रास्ते में विराम देते हुए जाएंगे यात्रा को, तो उनकी यात्रा जो है और भी मैं समझता हूं कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक रहेगी। यमुनोत्री के अंदर
6,24,998 लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं। गंगोत्री में 6,70,499, केदारनाथ में 13,61,160, बद्रीनाथ के अंदर 13,76,861, हेमकुंड साहब में 1,07,090। ये कुल मिलाकर के चार धाम के अंदर 41,93,608 यात्रियों ने दर्शन प्राप्त किए हैं। और इसके साथ साथ जो हमारा ऑनलाइन पंजीकरण हुआ है, इसमें 53,72,955 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। तो मैं सभी जो कर्मचारी इसमें जुड़े हुए हैं, यात्रा को सफल करने में जो सभी अधिकारीगण लगे हुए हैं, मैं सभी को बधाई देता हूं कि यात्रा उनके सहयोग से सुचारू रूप से चल रही है। और निश्चित रूप में मैं चाहता हूं कि शांति बनाए रखें, जिससे कि सभी यात्रा का लाभ ले सकें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।